फ्रेंड्स एक 13 साल की लड़की जिसने दुनिया के सबसे अंधेरे वक्त में अपनी फीलिंग्स, दर्द और अपने सपने एक डायरी के जरिए दुनिया तक पहुंचाए। और वो डायरी बन गई इतिहास की सबसे पावरफुल आवाज। यह सिर्फ एक डायरी नहीं थी, यह थी एक जिंदा तस्वीर, एक छोटी लड़की की बड़ी सोच की। सो चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक में आज हम देखेंगे कि दर्द के बीच उम्मीद का एक उजाला है और एक छोटी बच्ची का सच्चा जज्बा जिसने अपने वर्ड में अपनी कहानी लिखी है। अगर आप भी चाहते हो कि इस चैप्टर का हर एक वर्ड आपके दिल तक उतर जाए तो वीडियो को पूरा देखना आखिर तक, क्योंकि आज जो समझोगे ना तो फिर एग्जाम के लिए नहीं बल्कि जिंदगी भर के लिए आपको याद रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक। एना फ्रैंक के दिल से लिखे हर एक लफ्ज का सच अपने दिल में उतारते हैं और जानते हैं होलोकास्ट की इनकी स्टोरी। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। डायरी में लिखना मेरे जैसे किसी के लिए भी एक अजीब सा एक्सपीरियंस था। स्ट्रेंज मीन्स अजीब, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव या एक्सपीरियंस जो हम करते हैं, किसी चीज को करने के बाद हमें कैसा एक्सपीरियंस होता है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा था, बल्कि इसलिए भी मुझे लगता था कि बाद में ना तो मैं और ना ही कोई और एक 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की की म्यूजिंग्स में, लड़की की सोच में दिलचस्पी लेगा या इंटरेस्टेड होगा। ओह, इट डजेंट मैटर, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखने का मन कर रहा है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। खैर, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे लिखने का मन कर रहा है और मुझे अपने दिल की सारी बात बाहर निकालने की और भी ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, पेपर के अंदर लोगों से ज्यादा सब्र होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out। पेपर में ज्यादा पेशेंस होता है लोगों से, यह कहावत मुझे उस दिन याद आई जब मैं थोड़ा उदास महसूस कर रही थी और अपने हाथों को थोड़ी पे टिका करके घर में उब रही थी और उदासी से बैठी हुई थी और सोच रही थी कि बाहर जाऊं या न जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रीडिंग, फाइनली मैं वही रह गई, मैं वहीं पर टिकी रह गई जहां मैं सोच रही थी, मतलब मैं अंदर ही रह गई। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, यहाँ पेपर में ज्यादा पेशेंस होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स read this stiff bagged notebook grandly referred to as a diary। So क्योंकि इस टफ कवर वाली जो नोटबुक है, जिसे मैं शान से डायरी कहती हूं, किसी और को पढ़ने देने वाली तो बिल्कुल नहीं थी, जब तक कि मुझे unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference। जब तक कि मुझे कोई एक सच्चा, एक रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता है। और बाय द वे, इसलिए मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place। Now I am back to the point, सीधे मुद्दे की बात करते हैं जिसने मुझे प्रॉम्प्ट किया, जिसने मुझे इंस्पायर किया डायरी रखने के लिए शुरू में। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, वो पॉइंट क्या था? वो पॉइंट ये था कि आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world। क्योंकि कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की इस दुनिया के अंदर पूरी तरह से अलोन है, अकेली है। एंड आई एम नॉट, लेकिन रियलिटी में मैं अकेली नहीं हूं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर, मेरे पास लविंग पेरेंट्स है, लविंग प्यार करने वाले माँ बाप हैं और 16 साल की एक बड़ी बहन है। देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 लोग हैं जिनको मैं फ्रेंड्स
कह सकती हूँ, फ्रेंड्स बुला सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग। मेरी एक फैमिली है, प्यार करने वाली आंटियां हैं और एक अच्छा सा घर है, लेकिन ऊपर से देखने में तो लगता है कि मेरे पास सब कुछ है। एक्सेप्ट वन माई ट्रू फ्रेंड, सिवाय मेरे एक सच्चे दोस्त के। आई सीम टू हैव एवरीथिंग, ऐसा लगता है कि सब कुछ है मेरे पास। ऑन द सरफेस का मतलब होता है ऊपर से। एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिवाय मेरे एक सच्चे दोस्त के, मतलब कि मेरे पास बहुत लोग हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी फैमिली है, मेरा फ्रेंड्स है, लेकिन मेरे पास एक ट्रू फ्रेंड नहीं है, एक सच्चा फ्रेंड नहीं है जिसके साथ मैं अपनी अंदर की बातों को शेयर कर सकूं और वो मेरी शेयर की हुई बातों को अपने आप तक ही रखे, बचा करके रखे। इसीलिए अब ये डायरी लिखना स्टार्ट करने वाली है, जिसके अंदर ये अपने सारे सीक्रेट्स को शेयर करेगी। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। जब मैं दोस्तों के साथ में होती हूं तो मैं सिर्फ अच्छा टाइम स्पेंड करने के बारे में सोचती हूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। मैं खुद को आम रोजमर्रा की बातों से हट करके कुछ और कहने के लिए मजबूर नहीं कर पाती हूँ, खुद को रेडी नहीं कर पाती हूँ। ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक का मतलब अपने आप को बात करने के लिए रेडी करना या फोर्स करना। We don't seem to be able to get any closer and that's the problem. हम एक दूसरे के और करीब नहीं आ पाते हैं, और भी ज्यादा करीब नहीं आ पाते हैं, और यही प्रॉब्लम है, यही तो समस्या है। Maybe it's my fault that we don't confide in each other. हो सकता है कि शायद यह मेरी गलती हो कि हम एक दूसरे से मन की बातें नहीं करते हैं, एक दूसरे से दिल की बातें नहीं करते हैं। कन्फाइंड इनका मतलब मन की बात बताना, मन की बात कहना। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। दिस इज वाई आई स्टार्टेड द डायरी। किसी भी हाल में हालात तो ऐसे ही है, और अनलकीली, अनफॉर्चुनेटली इसके बदलने की, इसके चेंज होने की पॉसिबिलिटी भी नहीं है, संभावना भी नहीं है। सो यही वजह है कि मैंने डायरी लिखने की शुरुआत की, मैंने डायरी लिखना शुरू किया है। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, अपनी इमेजिनेशन के अंदर इस लंबे समय से वेट करने वाले दोस्त की इमेजिनेशन को, उसकी छवि को बेहतर बनाने के लिए आई डू नॉट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी। मैं इस डायरी के अंदर सिर्फ फैक्ट्स ही नहीं लिखना चाहती हूँ, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा कि ज्यादातर लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। बल्कि मैं चाहती हूँ कि यह डायरी मेरी दोस्त बने, और इस दोस्त का नाम, इस फ्रेंड का नाम मैं किटी रखने जा रही हूँ। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in. अगर मैं सीधे सीधे अपनी स्टोरी के अंदर किटी से शुरुआत कर दूं तो कोई भी उसे समझ नहीं पाएगा। प्लंज राइट इन का मतलब सीधे सीधे स्टार्ट कर देना, डायरेक्टली स्टार्ट कर देना। I'd better provide a brief sketch of my life as much as I dislike doing so. इसलिए बेहतर होगा कि मैं अपनी लाइफ की ब्रीफ स्केच दे दूं, हल्की सी थोड़ी सी झलक बता दूं, भले ही मुझे ऐसा करना अच्छा नहीं लगता हो तो भी क्या हुआ। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मेरे फादर, मेरे पिताजी जो सबसे प्यारे थे, जिन्हें मैंने देखा था, ऐसा मैंने कोई भी नहीं देखा था इतने अच्छे, जितने प्यारे मेरे फादर थे। Didn't marry my mother until he was 36 and she was 35. उन्होंने मेरी मम्मी से तब शादी की जब वे 36 साल और मेरी मम्मी 25 साल की थी। My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. मार्गोट, मेरी बहन का जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ था 1926 में। I was born on 12 June 1929. मेरी पैदाइश 12 जून 1929 में हुई थी। I lived in Frankfurt until I was 4. मैं जब तक 4 साल की नहीं हो गई तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में रहती थी। My father immigrated to Holland in 1933. मेरे फादर 1930 में
हॉलैंड चले गए। इमिग्रेट का मतलब होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चले जाना, सेटल होने के लिए, बसने के लिए। माई मदर एडिथ हॉलैंड फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड। मेरी मम्मी हॉलैंडर फ्रैंक भी उनके साथ में हॉलैंड चली गई। इन सितंबर के महीने में। While Margot and I were sent to Achen to stay with our grandmother, जबकि मार्गोट और मुझे हमारी नानी के साथ आचेन भेज दिया गया। मार्गोट went to Holland in December, मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड चली गई। And I followed in February, और मैं फरवरी में उसके बाद गई। When I was plunked down on the table as a birthday present for my sister Margot, for Margot, जब मुझे बर्थडे के तोहफे के तौर पे टेबल पर अचानक से बैठा दिया गया मार्गोट के लिए। I started right away at the Montessori school. I stayed there until I was 6. मैंने तुरंत ही मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाई शुरू कर दी। मैं वहाँ 6 साल की उम्र तक पढ़ाई की। At which time I started in the first form. फिर मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर दाखिला लिया, फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर मैंने एडमिशन लिया। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस कूपरस। 6ठी क्लास में मेरी क्लास की टीचर का नाम था मिसेस कूपरस, द हेड मिस्ट्रेस, और वो हेड मिस्ट्रेस थी वहां की। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेट अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। साल के एंड में हम दोनों के आंखों में आंसू थे, क्योंकि जब हम विदाई ले रहे थे तो ये दिल तोड़ देने वाली, ये विदाई जो थी एकदम हार्ट ब्रेकिंग थी, दिल तोड़ देने वाली विदाई थी। इसीलिए फेयरवेल के टाइम पे हम दोनों के आंखों में आंसू थे। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैव टू हैव एन ऑपरेशन। 1941 की गर्मियों के अंदर नानी बीमार हो गई और उनको ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन। इसलिए मेरा बर्थडे, मेरा जन्मदिन बिना ज्यादा खुशी के पास हो गया, बिना ज्यादा खुशी के बीत गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। ग्रैंडमा नानी की मृत्यु हो गई 1942 में, वो चली गई दुनिया से। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई नहीं जानता है कि मैं उनके बारे में कितनी कितनी बार सोचती हूँ और अभी भी उनसे मैं प्यार करती हूँ। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was lit along with the rest. 1942 का जो बर्थडे मनाना था वो पिछली बार की जो बर्थडे था उसकी भरपाई करने के लिए था, और साथ ही साथ नानी की मोमबत्ती भी इसके अंदर जलाई गई थी। मतलब मेरे बर्थडे के साथ में नानी के नाम पर कैंडल्स भी लिट की गई थी, जलाई गई थी। The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. और अब मैं आज की तारीख 20 जून 2042 पे आ गई हूँ, मतलब कि अब आज की डेट जो है वो बता रही है, और अपनी डायरी को सीरियसली मैं लिखने जा रही हूँ। मतलब कि द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी का मतलब है कि वो बड़े ही मतलब दिल से अब वो डायरी को लिखने जा रही है। उसने मतलब अपना पूरा डेडिकेशन दे दिया है इस डायरी को, और वो टाइम जो था वो 20 जून 1942 का था। सोलेम का मतलब होता है सीरियस, और डेडिकेशन का मतलब होता है किसी पर समर्पित हो जाना, किसी पे अपने आप को फिदा कर देना, पूरा उसकी तरफ झोंक देना। सैटरडे 20 जून 1942 लिखती है, डियरेस्ट किटी, प्यारी किटी। और क्या लिखती है उसके अंदर? सारे इंसिडेंट्स लिखती है जो कुछ उसके साथ में हुआ था, वो सारे इंसिडेंट्स वो अपनी इस डायरी में लिखती है जिसका नाम है किटी। तो किटी यहाँ पे उसकी डायरी का नाम है, उसने प्यार से किटी का नाम रखा हुआ है। आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट। हमारी पूरी क्लास डर के मारे कांप रही थी। क्वेक इन बूट्स का मतलब होता है डर के मारे कांपना। द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थकमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड who will move up to the next form and who will be kept back. रीजन ऑफ कोर्स ये था कि आने वाली मीटिंग के अंदर टीचर्स को डिसाइड करना था कि कौन अगली क्लास में जाएगा और कौन इसी क्लास में रह जाएगा।
हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बेड्स। आधी क्लास शर्त लगा रही थी, मतलब आपस शर्त लगा रहे थे वो लोग कि भाई तू जाएगा मैं जाऊंगी, वो जाएगा या कौन जाएगा, कौन पास होगा। इस तरह से हम भी क्लास में बैट लगाते हैं ना, शर्त लगाते हैं, तो वो लोग भी बैट लगा रहे थे, आधी क्लास बैट लगा रही थी। जीएन एंड आई लव आवर सेल्फ सिली एट टू बॉयज बिहाइंड अस। जीएन और मैं हंसते हैं, ठहाके मार के हंसते हैं उन दो लड़कों के ऊपर जो हमारे पीछे बैठे हुए थे। अब उनका नाम दिया हुआ आगे, सीएन एंड जैक्स, हु हैव स्टैक्ड देयर एंटायर हॉलिडे सेविंग्स ऑन देयर बैट। जिन्होंने अपनी पूरी हॉलिडे की जो भी सेविंग्स थी, जो उन्होंने सेविंग किया था, बचत किया था पैसे का, वो पूरी सेविंग्स वो लोग शर्त में लगा देते हैं। स्टेक का मतलब होता है दांव पे लगा देना, और बैट मतलब शर्त। तो वो लोग शर्त में दांव पे अपनी पूरी एंटायर हॉलिडे की सेविंग लगा देते हैं। चल भाई लगाता है क्या 500 की, तू पास तो मैं तुझको इतना दूंगा और तू फेल तो तुझको इतना देगा। इस तरह से वो लोगों ने भी बैट लगाई होगी। तो किटी यहाँ पे, सॉरी, किटी के अंदर एना फ्रैंक हमको ऐसा बता रही है। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर के रात तक, इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। तो सुबह से लेकर के रात तक बस एक ही बात चल रही थी। क्या बात चल रही थी? भाई तू पास होगा, नहीं मैं नहीं, हाँ होगा, नहीं वो होगा, तू होगा। तो इस तरह से सुबह से लेकर शाम तक यही बहस चल रही थी। इवन जीएस प्लेडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कैंट काम देम आउट। यहां तक कि जी की मिन्नती भरी नजरें भी और मेरी गुस्से वाली बातें भी उनको शांत नहीं कर पाए, उनको काम डाउन नहीं कर पाए। प्लेडिंग ग्लांसेस का मतलब होता है रिक्वेस्ट से भरी हुई नजर, और एंग्री आउटबर्स्ट का मतलब होता है गुस्से से अचानक से बोल पड़ना, गुस्सा होकर के। इफ यू आस्क मी, देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। अगर मुझसे पूछो तो क्लास में इतने बेवकूफ हैं, इतने कमजोर बच्चे हैं कि लगभग एक चौथाई क्लास को तो यहीं पे रोक देना चाहिए, मतलब आगे प्रमोट ही नहीं करना चाहिए, ऐसा कहती है एना फ्रैंक। ऐसा लिख रही है अपने डायरी के अंदर। बट द टीचर आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। लेकिन जो टीचर है वो सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल लोग हैं इस धरती के ऊपर। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब होता है कि जिसके बारे में अंदाजा लगाया ना जा सके, और टीचर तो हमारे होते ही है अनप्रिडिक्टेबल, कभी खुश कभी एंग्री, कभी मारते हैं कभी छोड़ देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल कहा गया है टीचर्स को। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मैं बहुत ज्यादा परेशान नहीं थी अपने फ्रेंड्स के लिए और खुद के लिए। यहाँ गर्लफ्रेंड्स का मतलब है उसकी वो फ्रेंड्स जो लड़कियां हैं, उसको गर्लफ्रेंड्स कहा गया है। आप कुछ और मीनिंग ना समझे। वी विल मैक इट, विल मैक इट, हम पास हो जाएंगे। विल मैक इट का मतलब हम पास हो जाएंगे, हम कर लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ। बस एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसके बारे में श्योर नहीं थी, श्योर नहीं हूं, वो है मैथ यानी कि गणित। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट। खैर हम कर भी क्या सकते हैं सिवाय इंतजार करने के, सिवाय हम इंतजार करके कुछ नहीं कर सकते, हम बस इंतजार ही कर सकते हैं। अनटिल देन, तब तक, वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। तब तक हमने एक दूसरे को दिल छोटा ना करने को, हिम्मत ना हारने को कहते रहे, बोलते रहे। आई गेट along pretty well with all my teachers। मैं अपने सभी टीचर्स के साथ में बहुत ही अच्छा बिहेव करती थी, मतलब कि मेरा और मेरे टीचर्स के बीच में काफी अच्छा मतलब सेटिंग था, काफी अच्छा मेल जोल था। हम एक दूसरे से बातचीत करते थे, चीजों को शेयर करते थे, मतलब मेरी और टीचर की काफी अच्छी बनती है, यहाँ पे बनती है। देयर आर 9 ऑफ देम। अब टीचर्स कितनी हैं? 9 टीचर्स हैं। 7 men and 2 women। 7 मर्द हैं उसमें से, मतलब 7 जेंट्स टीचर हैं और 2 लेडीज टीचर हैं। मिस्टर कीजिंग, द ओल्ड फोगी हु टीचर्स मैथ, was annoyed with me for ages because I talked so much। अब मिस्टर किसिंग जो कि ओल्ड फोगी है, मतलब कि जो ओल्ड फैशन है और पुराने ख्यालत वाले हैं, वो हमको मैथ पढ़ाते हैं। अब वो जो है ना काफी लंबे समय तक मुझसे नाराज रहते थे क्योंकि आई टॉक सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बातें करती थी। ऐसा अक्सर होता है जब क्लास में कोई बच्चा बहुत ज्यादा बात करता है, क्लास को डिस्टर्ब करता है, टीचर क्या होते हैं, एंग्री हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं। आफ्टर सेवरल वार्निंग से, कई वार्निंग के बाद, कई चेतावनी के बाद, ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स।
A chatterbox, what can you write about that? एक ऐसे दिया, एक निबंध दिया जिसका विषय था, सब्जेक्ट था जिसका आ चैटरबॉक्स, एक बकबक करने वाला इंसान। जो इंसान बहुत बात करता है, बहुत ही ज्यादा बोलता है, उसे हम कहते हैं बातूनी व्यक्ति, इंग्लिश में कहते हैं चैटरबॉक्स। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? आखिर बकबक करने वाले के बारे में भला क्या लिखा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं? I'd worry about that later. I decided. मैंने डिसाइड किया कि इसके बारे में बाद में सोचेंगे, बाद में टेंशन लेंगे इस चीज का, ठीक है। I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. मैंने मेरे नोटबुक के अंदर इसका टाइटल लिखा, चैटर बॉक्स लिखा, जॉट डाउन मतलब लिखना, और फिर मैंने उसे अपने बैग में डाल दिया चुपके से, एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और शांत रहने की कोशिश की, मतलब वो कोशिश कर रही है कि वो क्लास में शांत रहे। दैट इवनिंग आफ्टर I'd finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. उस शाम को जब मैंने अपना होमवर्क फिनिश्ड कर लिया तो मेरी नजर उस एसे की नोट पर पड़ी। कॉट माई आई का मतलब नजर पड़ना। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. मैं फाउंटेन पेन की नोक को चबाते हुए उस सब्जेक्ट के बारे में, टॉपिक के बारे में सोचना मैंने शुरू कर दिया। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. कोई भी बिना मतलब की बातें लिख सकता है, ठीक है, रैंडमली कुछ भी लिख सकता है, और वर्ड्स के बीच में बड़ा बड़ा गैप छोड़ सकता है, ठीक है, लेकिन ट्रिक वाली बात तो ये थी, असल बात तो ये थी कि ऐसा कन्विंसिंग आर्गुमेंट दिया जाए, ऐसा कन्विंसिंग लॉजिक दिया जाए ताकि यह साबित हो सके कि भाई बात करना जरूरी है, बात करने की नेसेसिटी क्या है, इसको साबित किया जा सके। कन्विंसिंग आर्गुमेंट का मतलब होता है ऐसा आर्गुमेंट जिसके जरिए आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं। रैम्बल ऑन का मतलब होता है बिना लॉजिक के कुछ भी कहना या कुछ भी लिखना, उसे कहते हैं रैम्बल ऑन। नेसेसिटी का मतलब होता है जरूरत, टॉकिंग मतलब बात। I thought and suddenly I had an idea. मैं सोचती और सोचती रह गई, अचानक से मुझे एक आइडिया आया। I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. मुझे आइडिया आया, मैंने 3 पेज लिख डाले जो मिस्टर कीजिंग ने मुझे सौंपा था ऐसे उसके ऊपर, एंड वो सेटिस्फाइड, और मैं सेटिस्फाइड हो गई थी, मैं खुश हो गई थी क्योंकि मैंने 3 पेज लिख लिए थे, होमवर्क मेरा पूरा हो गया था, एक्स्ट्रा होमवर्क। I argued that talking is a student's trait. मैंने उसमें आर्ग्यूमेंट किया था, मैंने उसमें बहस किया था, मतलब मैंने उसमें ऐसे लॉजिक से लिखा था कि टॉकिंग जो है, बातचीत करना एक स्टूडेंट की क्वालिटी होती है, मतलब कि स्टूडेंट बिना बात किए रह ही नहीं सकता है। ट्रेट का मतलब होता है क्वालिटी, इनहेरिटेड क्वालिटी। आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, मैं इसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूंगी, but that I would never be able to cure myself of habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits, but I can cure it completely, but I can't cure it completely. लेकिन मैं इसको पूरी तरह से बदल नहीं सकती हूँ, पूरी तरह से इसको ठीक नहीं कर सकती हूँ कि मतलब मैं पूरी तरह से बोलना बंद कर दूं, क्योंकि मेरी मम्मी भी उतना ही बातें करती हैं जितना कि मैं करती हूँ, शायद मुझसे भी ज्यादा बातें करती है। सो देयर्स नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। सो भैया जो चीजें हमको खानदान में मिली, खानदानी मिली, ऐसी इनहेरिटेड क्वालिटी, मतलब इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब होता है ऐसे क्वालिटी, ऐसे गुण जो आपको वंश के जरिए मिले हो, आपके खानदान अम्मी अब्बा के जरिए मिले हो। सो ऐसे गुण जो हमें विरासत में मिले हो, उनके लिए ज्यादा कुछ किया जा सकता नहीं है, मतलब कि मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, ही असाइंड मी द सेकेंड एसे। मिस्टर किसिंग मेरे आर्ग्यूमेंट पर खूब हंसे, जो मैंने वहां पे लिखा था कि भाई क्यों बात करना जरूरी है, वो जो आर्ग्यूमेंट लिखा था उसके ऊपर मिस्टर किसिंग खूब हंसे।
बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब मैंने नेक्स्ट लेसन में अगली क्लास के अंदर फिर से मैं बोलने लगी, फिर से बोलना मैंने जारी रखा, तो उन्होंने मुझको एक ऐसे और थमा दिया, एक ऐसे और दे दिया लिखने के लिए, सेकेंड ऐसे. दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स. और इस बार टॉपिक था एक सुधारा ना जा सके, एक ऐसी लड़की जिसको हम सुधार नहीं सकते, करेक्ट नहीं कर सकते, ऐसी लड़की, यानी कि एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, ऐसा बातों ये लड़की जिसको हम सुधार नहीं सकते हैं. इनकरेजिबल का मतलब होता है दैट समथिंग कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसा जिसे हम सुधार नहीं सकते, सही नहीं कर सकते, करेक्ट नहीं कर सकते. I handed it in and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 lessons. मैंने निबंध उनके हाथ में थमा दिया. हैंडेड का मतलब होता है थमा दिया, हाथ में दे दिया. एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स. और 2 पीरियड तक, 2 लेसन तक मिस्टर किसिंग के पास कोई शिकायत नहीं थी. मिस्टर किसिंग के पास कुछ था ही नहीं, कुछ शिकायत करते. However, during the third lesson, he'd finally had enough. लेकिन तीसरे पीरियड तक वो पूरी तरह से तंग आ गए, मतलब कि तीसरे पीरियड तक तो अब उनका सब्र का बांध टूट गया, मतलब उन्होंने बहुत बर्दाश्त कर लिया. और क्या बोला? एना फ्रैंक, एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, राइट एन एसे एंड टाइटल क्वैक क्वैक क्वैक, सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. सो उन्होंने कहा कि एना फ्रैंक, क्लास में बात करने की सजा के तौर पे ये ऐसे लिखो. ऐसे का टॉपिक था, उसका टाइटल था क्वैक क्वैक क्वैक, सेड मिस्टर चैटरबॉक्स, मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. तो चैटरबॉक्स ने ऐसा बोला, ऐसा टाइटल था उसका. द क्लास रोड, आई हैड टू लाफ टू. द क्लास रोड, पूरी क्लास जो थी वो जोर से हंस पड़ी, ठाके मार के हंसने लगी. आई हैड टू लाफ टू, और मुझे भी साथ में मजबूरी में हंसना पड़ा. दो आई नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity ऑन द टॉपिक ऑफ द चैटरबॉक्सेस. अब क्या हुआ था कि इस टॉपिक के ऊपर मेरे जितने भी इंजेन्युइटी थी, मतलब मैं जितना सोच सकती थी, ठीक है, वो सब मैंने लिख दिया था, सब कुछ मेरा खत्म हो गया था. इस टॉपिक को मेरी सारी इंजेन्युइटी पहले ही इस्तेमाल हो चुकी थी, मतलब पूरी तरह खत्म हो गया था. मैं पूरी तरह से आउट ऑफ थॉट थी. अब मुझे पता ही नहीं था कि मुझे लिखना क्या है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बहुत कुछ लिख चुकी थी इस चैटर बॉक्स के टॉपिक के ऊपर. इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल. अब कुछ नया और ओरिजिनल करने का टाइम आ गया था. माई फ्रेंड सैनी, My friend Shani, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. मेरे फ्रेंड सैनी ने, जो पोइट्री लिखने में अच्छी थी, पोएम लिखने में अच्छी थी, उसने ऐसे लिखने में और ऐसे को पोएम के फॉर्म में लिखने में मेरी हेल्प करने के लिए उसने मुझे ऑफर किया. सो मैंने क्या किया? आई जम्प्ड फॉर जॉय, तो मैं खुशी के मारे उछल पड़ी. वर्ड्स मतलब होता है पोयम या कविता, जैसे कि आप पोयम के अंदर एक एक लाइन देखते हैं ना, तो वर्ड्स होती है वो. जम्प फॉर जॉय का मतलब खुशी से झूम उठना, खुशी के मारे उछल पड़ना. मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जॉक ऑन मी विथ दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट आईड मेक श्योर द जॉक वॉज ऑन हिम. सो मिस्टर किसिंग मुझे इस मजेदार विषय पे, इस मजेदार टॉपिक के ऊपर चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था, मैंने पहले ही श्योर कर लिया था कि इस बार मजाक उल्टा उनका बन जाएगा, मजाक उल्टा उन पर ही हो जाए. मैंने ऐसा पहले से श्योर कर लिया था. आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. मैंने अपनी पोएम फिनिश कर ली, मतलब मैंने अपनी पोएम लिख ली, कविता लिख ली. एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, और ये बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी बनी हुई थी पोएम. इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान. ये जो स्टोरी थी, ये एक मम्मी बतख के बारे में थी और एक फादर हंस के बारे में थी, मतलब कि जो फादर है वो हंस है और मम्मी डक है. With 3 baby ducklings who were beaten to death by father because they quacked too much. अब ये जो पोयम थी एक मादा बतख और एक मेल नर हंस की थी, जिसके 3 बच्चे थे और जिनके फादर ने उनको मार डाला था क्योंकि वो बहुत बोलते थे. बिटेन टू डेथ का मतलब इतना मारना कि मर जाए, बिटेन टू डेथ, मार मार के मार डाला कि वो खत्म हो गए. बिटेन टू डेथ का मतलब काट काट के मारना भी हो सकता है, क्योंकि बिट का थर्ड फॉर्म होता है बिटेन. लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक
द राइट वे। खुशकिस्मती से मिस्टर किसिंग ने इस मजाक को सही तरीके से ले लिया, पॉजिटिव वे में ले लिया, मतलब ऐसा लग रहा है कुछ भला होने वाला है अभी एना फ्रैंक का। ही रेड द पोएम टू द क्लास, एडिंग हिज ओन कमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। सो उन्होंने क्या किया, जो मिस्टर किसिंग थे उन्होंने ये पोएम को क्लास के अंदर पढ़ा और अपने कमेंट भी उसके ऊपर, अपनी राय भी उसके ऊपर रखी, अपने कमेंट भी उसके अंदर ऐड किए और दूसरी क्लासेस के अंदर भी पढ़ करके यह पोयम को सुनाया। तो भाई पोयम अच्छी लगी एना फ्रैंक की, तो टीचर ने क्या किया, उस पोयम को पढ़ करके पूरे क्लास के अंदर रीड आउट किया, पूरे क्लास को सुनाया और दूसरे क्लास में भी सुनाया और अपने कुछ कमेंट भी रखे। इस बार तो इम्प्रेस कर दिया मिस्टर किसिंग को एना फ्रैंक ने। Since then, I've been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. तभी से मुझे बोलने की आज़ादी मिल गई थी, मुझे बोलने के लिए परमिशन मिल गई, तभी से मुझे बोलने की परमिशन मिल गई है और मुझे कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया जाता है, ना ही मुझे मिलता है। ऑन द कॉन्ट्रारी, बल्कि इसका उल्टा, इसका अपोजिट क्या हुआ, इसका अपोजिट ये हुआ, इसका असर ये पड़ा कि मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, बल्कि अब तो मिस्टर किसिंग खुद हमेशा मजाक करते रहते हैं क्लास के अंदर। ऑन द कॉन्ट्रारी का मतलब होता है बल्कि उल्टा या इसके विपरीत। योर्स एना, तुम्हारी एना, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। सो ये जो आपका चैप्टर था वो चैप्टर एक बुक से लिया गया है, जिस बुक का नाम है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एक यंग गर्ल की डायरी विथ स्लाइटेड अडेप्टेशन, थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। सो एना की ये जो स्टोरी थी यहाँ पे फिनिश हो जाती है। सो फाइनली दोस्तों, एक 13 साल की लड़की की डायरी ने हमें ये सिखाया कि दैट इवन द स्मॉलेस्ट वॉइस कैन इको द लाउडेस्ट इमोशन। भाई एना फ्रैंक ने बस वर्ड नहीं लिखे हैं इसके अंदर, बल्कि उसने अपने इमोशंस, ड्रीम्स और दर्द को इस पेपर के अंदर समझो जिंदा कर दिया है। सो भाई हमको सीखने को ये मिलता है ना कि भाई लाइफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, वो होता है सेल्फ एक्सप्रेशन। अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, कर सकते हैं, तो भैया आपको दुनिया पहचानेगी। जब आप अपने दिल की बात लिखते हो या बोलते हो ना, तो भाई आप अपने आप से कनेक्ट करते हो, आप लोगों से कनेक्ट करते हो। और भाई एक बात तो ध्यान रखना, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कागज में ज्यादा पेशेंस होता है पीपल में। तो भैया लोगों पे विश्वास करना कम करो, पेपर पे ज्यादा विश्वास करो। सो हर स्टूडेंट्स को एक ना एक ऐसे टीचर की जरूरत होती है जिनके शैतानियों में भी कहीं ना कोई टैलेंट छुपा होता है, जिसको टीचर्स पहचान ले, ठीक है। जैसे कि मिस्टर किसिंग ने एना के अंदर देखा और उसके जो ऐसे लिखने का टैलेंट था उसको दुनिया के सामने लाया, सबके सामने लाया, ठीक है। सो फ्रेंड्स, बी अ गुड लर्नर लाइक एना, जिसमें क्यूरियोसिटी है, करेज है और उस लड़की में क्रिएटिविटी भी है। तो भाई काफी चीज सीखने को मिला इस चैप्टर से हमको। सो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, स्टोरी इंस्पायरिंग लगी हो, तो भाई वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में अपनी राय बताओ कि भाई आपको कैसा लगा ये, और अपनी इस चैप्टर के बारे में सोच बताइए कि आपने क्या सोचा, आपको क्या सीखने को मिला और आप क्या कहना चाहते हैं। तो भैया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह के पावरफुल लेसन्स के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए थॉट, नए लेसन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, कीप स्टडिंग हार्ड। जय हिंद,